हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9 to 16 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। तो क्वेश्चन 9 है हमारा, फॉर इनकरेजिंग लर्निंग टू लर्न द एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। लर्निंग टू लर्न कौन सा इसमें सबसे एप्रोप्रिएट है? यूज़ ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी गैजेट, या ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या असाइनिंग टास्क टू बी मेजर बाय स्टूडेंट्स, या फ्रीक्वेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड। कि कौन इनकर्ज करता है सबसे ज़्यादा लर्निंग टू लर्न को? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वेदर teacher to student or student to student is a process which enhance the learning of the learner and consolidate the learning of the teacher, and both learn how to learn. So to encourage learning to learn, it is important that the opportunity for transfer of learning is increased. लर्निंग जहाँ पर एक स्टूडेंट से स्टूडेंट्स, टीचर स्टूडेंट को करता है, स्टूडेंट से स्टूडेंट में सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो ऑर्गेनाइज करते हैं टीचिंग को किस लिए? इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये एक अवसर होता है लर्निंग को ट्रांसफ़र कर, हम सीखते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10 है हमारा, अरेंजिंग द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। ये हमें दिए हुए हैं, इसको हमें ऑर्डर में टीचिंग प्रोसेस को बताना है। तो ऑप्शन 1 है हमारा, रिलेटेड द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन, या एवेल्युएशन सी है रीटीचिंग, और फिर है फॉर्मुलेशन इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। हमें इसको क्या करना है, हमें प्रोसेस को एक अरेंज करना है ऑर्डर में। तो देखते हैं हम इसका सही ऑर्डर क्या है। और फिफ्थ हमारे पास ऑप्शन प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। देखिए इसका सही स्पेस मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट इज फॉर्मुलेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। फिर होता है उसके बाद रिलेट करना द प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस के साथ। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं उसको फॉर्मुलेट करते हैं कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन किस तरीके से स्टडी को कराएंगे, जो भी हमारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से, क्योंकि हर चीज़ को नोइंग से अननोइंग की तरफ चलते हैं कि जो थोड़ा हम जानते हैं उससे फिर आगे वो पढ़ाते हैं कि प्रीवियस वो जानते हैं उस प्रेजेंट नॉलेज के साथ। फिर थर्ड होता है प्रेजेंटेशन करना ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। फिर उसके बाद एवेल्युएट करते हैं, फिर रीटीचिंग। तो इस तरीके से ये सर्कुलर एक चलता है इसके स्टेप वाइज, ठीक है। 11th क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम है उसका क्या मतलब है हमारे अनुसार? ऑप्शन है हमारा, एड्रेसिंग करना द इंडिविजुअल डिफरेंस को, रिड्यूस करना टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स को, या रिकॉल करना प्रीवियस नॉलेज को, या एंगेज करना द इंटायर क्लास को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एड्रेसिंग करना इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस की मीनिंग है जिसमें अब हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल जैसे क्लास में अगर मान लो 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो सबकी स्किल, सबकी योग्यता उनके अनुसार है। तो उसमें हम देखते हैं, देखो जो बच्चा हमें लगता है कि हाँ ये स्पोर्ट में ज़्यादा अच्छा है या कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, तो वो खुद उभर के आते हैं बच्चे बाहर, वो खुद की इंडिविजुअलिटी को पहचान पाते हैं। वो है इसमें मतलब कि उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो जान पाते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ में, स्पोर्ट्स में, टीचर भी जान पाते हैं कि हाँ ये बच्चा स्पोर्ट में ज़्यादा अच्छा है, स्टडी में ज़्यादा अच्छा है। तो वो सब एक इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस करते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशन भी एक बार लर्न कर लेते हैं। इन स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट इंगेजमेंट, द इंस्ट्रक्शन टेक्स कोग्नाइज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। जो अलग अलग उसके बच्चे पढ़ते हैं, कल्चर है तो होता है अलग, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, एंड ईच स्टूडेंट पर्सनल चैलेंज इज एड्रेस एज द लर्नर गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट देयर इंडिविजुअल पेस। अपने इंडिविजुअल पेस के अनुसार काम करना, एक्सप्लोर करना अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो 12th क्वेश्चन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मीनिंग। मीन्स हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव उद्देश्य जो होते हैं उसका हमारा अर्थ क्या है हमारे अनुसार? ऑप्शन है लर्निंग एक्सपीरियंस, बी कॉन्साइज आउटकम्स, या एकेडमिक अचीवमेंट, या इंटेंड लर्निंग आउटकम्स। तो राइट आंसर है हमारा इंटेंड लर्निंग आउटकम्स। एक्सप्लेनेशन लर्न करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज कैरिड आउट विद लेसन प्लान वेयर इन सर्टन ऑब्जेक्टिव्स or learning outcomes are set or state which should be attained once the lesson has been transacted. The evaluation at the end of the lecture's transaction measure
वेदर द लर्निंग आउटकम्स वर अटेंड और नॉट। ठीक है, जब लास्ट में एवेल्युएट होता है तो हमें उससे पता लगता है कि क्या आउटकम्स हमारे लर्निंग के जो हमने अब तक सीखा है उसके क्या आउटकम्स सामने आए हैं। जैसे हम कहते हैं फीडबैक, अब जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं टीचर, जब क्लास में कोई हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद कुछ दिन बाद उसका टेस्ट लेके देखेंगे तो वो एक आउटकम्स बाहर आते हैं, वो जरूरी होते हैं। हमें उससे हमें पता चलता है कि हम जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे जो सीखने के जो हमने उद्देश्य निश्चित किए थे। ये हर टीचर का होता है कि हाँ, मुझे अपने टीचर, हर सब्जेक्ट वाला टीचर ये सोचता है कि मुझे अपने बच्चों को बेस्ट करना है। ठीक है, तो वो ही होता है, उनको वो देखते हैं कि आउटकम्स उनके क्या निकल के आए हैं, कितना हमारी कहाँ कमी रह गई है, किस तरीके से, तो वो होता है इसका। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 हमारा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग का जो कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है। ए है क्वेश्चनिंग करना टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद फीडबैक, बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, रिएक्टिंग मोड ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। तो इसमें राइट ये है जो नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चों को ये अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टूडेंट को चेक करने के लिए। हमेशा टीचर बच्चों से बीच बीच में हमेशा पूछते हैं। ठीक है, तो उनको समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। ये तो अफेक्टिव टीचिंग का एक कॉम्प्लीमेंट है। और प्रोवाइडिंग करते हैं स्टूडेंट को विद फीडबैक। ठीक है, अगर बच्चा कुछ हमें बता रहा है तो हम फीडबैक भी देते हैं, वो अच्छा कर रहा है, वेरी गुड, है ना, एक्सलेंट, वो सब देते हैं। बीइंग फ्लेक्सिबल करते हैं अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, उसको फ्लेक्सिबल रखते हैं अपने कि हाँ बच्चों के अनुसार या उनके तरीके के अनुसार उनको पढ़ाया जा सके, चेंजेस लाया जा सके, तो उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन नहीं है जो वो है रिएक्टिंग मोड ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। पर इसके हम एक्सप्लेनेशन भी लर्न कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन है इसके, आंसर था इसका डी। क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, कीप द टीचर इन कंट्रोल। ठीक है, ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। Providing student with feedback helps them to identify their strength, weakness and respectively instill a sense of achievement in them, motivate them to work hard। ठीक है, फीडबैक से होता है कि हम उसको मोटिवेट करते हैं और काम करें, उनकी वीकनेस का पता लगता है, उनकी स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो और एंड बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, क्रिएट एंड कंडक्टिंग इन्वायरमेंट फॉर ऑप्टिमल लर्निंग, ऑल दिस अमाउंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो ये सब जो थे ये इफेक्टिव टीचिंग के हैं, लेकिन ऑप्शन डी इज जो हमारे इफेक्टिव टीचिंग में एक इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं आता। 14 क्वेश्चन है हमारा, डायलेक्सिया जो है वो किससे एसोसिएट है। डायलेक्सिया जो है वो हमारी किस चीज़ की प्रॉब्लम है, वो रीडिंग डिसऑर्डर को डायलेक्सिया बोलते हैं। जब हम रीडिंग करने में बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा होता है कोई वर्ड हम रीड सही से नहीं कर पाते, कई बच्चों में ये बहुत ज़्यादा होती है कि रीडिंग में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसको बोलते हैं डायलेक्सिया। आगे मैंने कुछ और प्रॉब्लम लिखी हैं जो प्रॉब्लम हमारी स्टडी से रिलेटेड है। डायलेक्सिया तो हमें जैसे अभी पढ़ा, डायलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम आइडेंटिफाई स्पीच साउंड, लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर्स एंड वर्ड्स, डिकोडिंग। ठीक है, तो वो तो होती है डायलेक्सिया। एक होती है डायस्ग्राफिया। डायस्ग्राफिया क्या होती है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट राइटिंग एबिलिटी, जो कि अफेक्टिव करती है हमारी राइटिंग एबिलिटी, जब हम सही से कई बार लिख नहीं पाते। ग्राफिया से याद रखना, ग्राफ से जो हम ग्राफ हमेशा हम बनाते हैं ना, तो वो राइटिंग से रिलेटेड है। जो हम कई बार सही से वर्ड भूल जाते हैं, लिखना सही से लिख नहीं पाते होते हैं ना, कई बच्चे लिखने में बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं गलतियाँ लिखने में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वही होता है डायस्ग्राफिया। एक होता है डायस्कैलकुलिया। तो डायस्कैलकुलिया को आप याद रखना कैलकुलिया से, इस वर्ड से, कैलकुलेट से, यानी कि बनना है कैलकुलेट से, जो कि मैथमेटिकली जो भी हमारी प्रॉब्लम होंगी वो होती है हमारी डायस्कैलकुलिया में। इज़ डिफ़िकल्टी इन लर्निंग और कॉम्प्रिहेंडिंग अर्थमेटिक सच एज डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, जो भी नंबर्स को पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है, लर्निंग हाउ टू मैनिपुलेट नंबर्स, किस तरीके से मैनिपुलेट करने हैं। ठीक है, तो इन सब में जब हम कंफ्यूज होते हैं नंबर्स को पढ़ने में, यानी कि जो भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, मैथ में प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं डायस्कैलकुलिया। ठीक है, आगे है, एक होती है परफॉर्मिंग, ये तो मैथमेटिकल वही है डायस्कैलकुलिया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लर्निंग फैक्टर्स मैथमेटिक्स में दिखते हैं। ठीक है, एक होती है ADHD, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। ए पर्सन विद ADHD हैज़ डिफरेंस इन ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन एक्टिविटी दैट अफेक्ट अटेंशन, द एबिलिटी टू सिट स्टिल एंड सेल्फ कंट्रोल। ये एक हम कह सकते हैं मेडिकल डिसेबिलिटी है,
मेडिकल एक प्रॉब्लम होती है जिसमें कंडीशन होती है कि जैसे बच्चा कई बार अटेंशन नहीं दे पाता किस चीज़ पे, ध्यान उसका एकत्रित नहीं हो पाता, कहीं होते हैं ना जो एक ध्यान नहीं रख पाते हैं, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं ADHD। ठीक है। और क्वेश्चन 15 है हमारा, एज पर द कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पिगेट एडोलसेंट स्टूडेंट्स आर इन विच स्टेज। जो एडोलसेंट स्टूडेंट हैं वो उनकी किस स्टेज में आते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि इसने 4 स्टेज दी थी जीन पियाजे ने। ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं हम जीन पियाजे और हिंदी में इंग्लिश में जीन पिगेट। तो एक है सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसमें जो इन्होंने पूछा है जो एडोलसेंट स्टूडेंट को इसमें आते हैं तो वो आते हैं हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। इनकी तो आप देखते हैं इनकी सीक्वेंस वाइज जो किस स्टेज में कौन है, वो इनकी एक ऑर्डर में जो इन्होंने दिया था वो कौन सी है, जिसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने दी थी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर जो स्टेज दी थी उन्होंने बर्थ से 2 ईयर तक थी। ठीक है। ये ध्यान कई बार ये पूछा जाता है कि बर्थ से 2 ईयर्स तक की कौन सी है, तो सेंसरी मोटर स्टेज दिया था। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से लेकर 7 ईयर्स तक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो 7 से लेकर 11 ईयर तक है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो 11 से लेकर एडल्टहुड तक है, जिसमें कि इंक्लूड है एडोलसेंस भी। तो हमें पूछा गया था एडोलसेंस स्टूडेंट किस में आते हैं, तो वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनके चारों के नाम भी ध्यान रखना है कि इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी और ये ईयर इसमें इंक्लूड है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 है, वो डिवेल्प द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हमें इसमें मैच करना है। ठीक है। देख इसमें मैच करना है कोग्निटिव, इमोशन, सोशल, वर्बल। हमारे पास ऑप्शन है, हमें इनसे मैच करना है। कॉलम 2 से ऑप्शन है एबिलिटी टू रिलेटेड टू अदर्स, एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडियाज, एबिलिटी टू रीड अदर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। तो कोग्निटिव क्या होगा, कोग्निटिव क्या होता है, कोग्निटिव हमेशा संज्ञानात्मक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञान, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड। ठीक है। तो वो है जब हम किसी जो भी हमारे सामने कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम आ रही है, जब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो वो हमारा कोग्निटिव ही होगा। तो ऑप्शन ए का हमारा 4th है। ठीक है। और दूसरा हमारा बी का है हमारा 3rd, एबिलिटी टू रीड अदर फेशियल एक्सप्रेशन और इमोशनल। देखो जब हम कभी किसी से मिलते हैं हम उनके फेशियल एक्सप्रेशन समझ जाते हैं कि ये खुश हैं या फेस से वो दुखी हैं, तो वो हमारा एक इमोशनली टच होता है, जिससे हम इमोशनली फील करते हैं कि हाँ ये इंसान दुख में है, सुख में है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, वो क्या होता है, वो हम उसको फील कर रहे हैं किस तरीके से। ठीक है। तो वो होता है इमोशनल। तो 3rd इज द राइट आंसर। सोशल हो गया, जब हम समाज में जब भी हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं वो सब सोशली होता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी का। और वर्बल हो गया हमारा एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडियाज़। जब वर्बली हम कुछ भी किसी को हम आपस में विचार कर रहे हैं, हम आइडिया दे रहे हैं, वर्बली हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सब आती है हमारी वर्बल में। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये है हमारा इसका आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करना, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।